हम सालों बल्कि दशकों से चेतावनी दे रहे हैं कि यूके में हालात गर्म होते जा रहे हैं। कुछ लोग दशकों से चेतावनी दे रहे थे कि ऐसा होगा। तो जाहिर है मैं इस व्यवहार का समर्थन नहीं कर रहा हूं। इसे देखिए, ये वीडियो अभी अभी ग्लासगो से आया है। बेलफास्ट चाकूबाजी की घटना के समर्थन में मार्च कर रहे नकाबपोश देशभक्तों के एक समूह ने सड़क पर दो गैर श्वेत लड़कों पर हमला किया। ये मार्च स्कॉटलैंड की बुकानन स्ट्रीट से शुरू हुआ। जाहिर है ये बहुत ही अराजक है। आप लोगों को भागते हुए देख सकते हैं। आप कुछ तरह का देख सकते हैं। यहां कुछ झड़प देख सकते हैं। बस हाँ, तो ये हो रहा है, ठीक है। मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं वामपंथियों की बात भी नहीं दोहराऊंगा। ये सब यूं ही नहीं हुआ है। अगर मैं कहूं कि इसका सरकार की लगातार नीतियों से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं झूठ बोलूंगा। नाकाम नीतियां, असफल नीतियां, उन्होंने खुद ही ये हालात पैदा किए हैं। और हमने चेतावनी दी थी। हमने चेतावनी दी थी कि ऐसा होने वाला है। इतिहास से अनजान ही सोचता है कि जनता को हमेशा गुमराह किया जा सकता है। आप जनता को नजरअंदाज करते रह सकते हैं। आप उन पर अपनी सरकार से जायज मांगे करने का दोष मढ़ते रह सकते हैं। उन्होंने विरोध किया, वोट डाला, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हुए, फिर भी कोई नहीं सुना। उन्हें बड़ी संख्या में चाकू मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, और जाहिर है किसी न किसी मोड़ पर कुछ न कुछ टूटेगा ही। इससे मेरा क्या मतलब है? देखिए, यह क्या है? सिर्फ यूके ही नहीं, पूरा यूरोप कम से कम एक दशक से ये सब झेल रहा है। इसे देखिए। मेरा पसंदीदा यूट्यूबर टाइलर ओलिविएरा, वह बेल्जियम गया था, तो वो ब्रुसेल्स गया, जो ईयू की राजधानी है, सारी बुराई की जड़ है। वही लोग जिन्होंने ये सब यूरोप पर लाया। देखिए। माफ कीजिए, इस इलाके पर आपकी क्या राय है, अच्छी या बुरी? ये ब्रुसेल्स बेल्जियम है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम मर सकते थे, वो पत्थर बड़ा था। यूरोपीय संघ की राजधानी जहां 75% से अधिक निवासी या तो बिना नागरिकता वाले विदेशी हैं या नागरिकता वाले विदेशी हैं। ये लोग क्या ला रहे हैं? ये कैसे है? ये क्या योगदान दे रहे हैं? ये यूरोप या बेल्जियम की कैसे मदद करेंगे? वे क्या ला रहे हैं? या फिर अगर ये महिलाएं कोई अपराध नहीं करती तो भी ठीक है, लेकिन तब भी आप तीसरी दुनिया के देशों से निम्न स्तर के कम कुशल लोगों को क्यों ला रहे हैं? वे आपके समाज में क्या ला रहे हैं? हिंसा और अपराध के अलावा मुझे तो कुछ और दिखाई नहीं देता। मेरा मतलब है, देखिए, आप्रवासन का उद्देश्य था कि ऐसे लोग आएं जो आपके समाज में मूल्य जोड़े। यही असली मकसद था। अधिकतर मामलों में यह काम किया, लेकिन फिर वैश्विकवादियों का एजेंडा आ गया और हम यहाँ हैं। बिना नागरिकता वाले विदेशी, नागरिकता वाले विदेशी या उनके बच्चे बहुत जल्दी असली बेल्जियनों को उनकी अपनी राजधानी में अल्पसंख्यक बना रहे हैं। इतिहास में इतनी बड़ी प्रवासी लहर पहले कभी नहीं आई जो हमारी संस्कृति से पूरी तरह असंगत हो। वो वहां पेशाब कर रहा है। हे भगवान, ये सब पेशाब है। हाँ, ये सब पेशाब है। तो मुझे लगा कि बारिश हो रही है, लेकिन असल में वो पेशाब था। खैर, बहुत गंदा था। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग गोरे आदमी को दो आप्रवासियों ने हिंसक तरीके से लूट लिया जब उन्होंने उसका पैसा चुरा लिया। हाँ, मैंने वो वीडियो साझा किया था। लोग उसका मजाक उड़ाते, चेहरे की वीडियो बनाते और पसलियों में लात मारते थे। ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गया, जबकि यहाँ ये रोज होता है। क्या हाल है? क्या हाल है? आप कहाँ से हैं? ओरोको। इथियोपिया। मैं फिलिस्तीन से हूँ, लेकिन मेरा जन्म लेबनान में हुआ है। क्या आप यहाँ और ज्यादा समय तक रहने का इरादा रखते हैं? हाँ। ये सुविधा अच्छी है या बुरी? ये बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। वे आपको खाना देते हैं, सोने की जगह देते हैं? नहीं नहीं। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। दरवाजा कहाँ है? दरवाजा कहाँ है? मैं दरवाजा ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर हमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप बेल्जियम जाते हैं तो आपको कई सुरक्षित देशों से होकर गुजरना पड़ता है। आप इतनी दूर बेल्जियम क्यों आए? मैंने अपने कान की 2 सर्जरी करवाई है। मैं मेरा मेडिकल चेकअप। जैसे मदद के लिए हर महीने एक चेकअप होता है। हाँ, सब कुछ। वे लोग जाहिर है अपने घर वापस नहीं जाएंगे। बेल्जियम में कल्याणकारी राज्य बहुत उदार है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास नौकरी नहीं है। वे इन डिब्बों को आग लगा देंगे या कारों को जला देंगे। फिर फायर ट्रक आएंगे और वे इमारतों से फायरमैन पर पत्थर फेंकेंगे। करीब 90% युवा विदेशी प्रवासी हैं। ये घटना ब्रुसेल्स के अलावा
एंटवर्प और गेंट में भी दिख रही है। मेरे परदादा परदादी गेंट बहुत खूबसूरत शहर है। अगर माता पिता इस शहर लौटते तो शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ता। उनके बाद बुलेट प्रूफ या चाकू से बचाव करने वाला जैकेट। वो अभी हम पर पत्थर फेंक रहे हैं। माफ कीजिए, मोहल्ला कैसा था आपके अनुसार? मोहल्ला अच्छा है या बुरा? तो ये रहा, यही है जवाब। देखिए जरा। आपके अनुसार मोहल्ला अच्छा है या बुरा? भागो। ये तो भारी है। चलते रहो, उन्होंने बड़ा पत्थर फेंका। अपने आसपास ध्यान रखें। माफ कीजिए, धन्यवाद। ये बड़ा पत्थर सिर पर लगे तो जान ले सकता है। ये हत्या की कोशिश से कम नहीं है। बच्चे से कुछ मीटर दूर अपने बच्चे से, जो बच्चा गाड़ी में है। ये यूरोप में आधुनिक जीवन की एक छोटी सी झलक भर है। इसे देखिए। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये वीडियो फ्रांस से आया है, जिसे मैंने AI से डब किया। असली वीडियो टॉमी रॉबिन्सन ने पोस्ट किया था। सुनिए। ये वीडियो सेंट एटिएन के चार्ल्स कैथेड्रल के निगरानी कैमरों से लिया गया है। ये सोमवार का है, ठीक मिस्सा शुरू होने से पहले, शाम करीब 6 या 6:30 बजे का। वहां एक बुजुर्ग महिला है, करीब 70 साल की, जो फिर कैथेड्रल में प्रवेश करती है। वो आमतौर पर चर्च की प्रार्थना सभा में जाती है। वहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसे वह उत्तर अफ्रीकी बताती है, जो उसके साथ पोस्टर देखने का नाटक करेगा। और फिर आखिरकार आप देखेंगे कि वो एक बेहद हिंसक हमला करेगा, दिन दहाड़े उसके गले से हार छीन लेगा। तो ये रहा आपके सामने। ये लगभग 15 सेकंड तक चलता है। ये बेहद क्रूर है। आखिरकार वो यही हार छीन लेता है। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, वो आखिर भाग जाता है। ये महिला के लिए बहुत आघात पहुंचाने वाला है। वह उसका डटकर मुकाबला कर रही है। वो सदमे में है और उसकी गर्दन पर हीमेटोमा है। फिर वो चर्च के भीतरी कक्ष में शरण लेने गई, ताकि पादरी और चर्च के सेवक से बात कर सके और पूछ सके कि वो क्या कर सकती है और क्या शिकायत दर्ज करा सकती है। उसने कल सुबह शिकायत दर्ज की। हमें अभी भी नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन था जिसने आखिरकार बहुत हिंसक तरीके से उसका हार चुराया। वो फ्रांस था? अरे यार, मेरे पास ऐसे हजारों वीडियो है, सच में हजारों। इसे देखिए। ये स्पेन में हुआ था, जहां पेद्रो सांचेज ने उत्तरी अफ्रीका और उप सहारा अफ्रीका से ऐसे 5 लाख बल्कि लाखों लोगों को लाया था। जब मैं सो रही थी, मैंने महसूस किया कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे जोर से पकड़ा, जोर से मारकर मुझे जगा दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे चेहरे पर घूंसे मारे और मेरी बांह पर भी मारा। और उस पल तेज जलता हुआ दर्द मेरे भीतर दौड़ गया, जिससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मदद के लिए पुकारने की, कुछ कहने की ताकि वे रुक जाएं, लेकिन मेरा मुंह शब्द नहीं बना सका और मेरी आवाज भी मेरा साथ नहीं दे पाई। उन्होंने मेरे साथ जो चाहा वो किया और वे जो कुछ चाहते थे सब कुछ ले गए। हमेशा भी उन्होंने हमारे साथ जैसा चाहा किया। उन्होंने मुझे पकड़कर बिस्तर पर फेंका और डंडे से मारा, जिससे मेरी 2 पसलियां टूट गईं। देखो उन्होंने क्या कर दिया। देखो देखो उन्होंने अपने लोगों पर क्या ला दिया। 3 प्रवासियों ने पिनेडो वेलेंसिया में सुबह करीब 5 बजे 2 90 वर्षीय बुजुर्गों के घर में घुसकर सोते समय उन पर हिंसक हमला किया। तो यही है जो यूरोपीय लोग सालों से, दशकों से सहन कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा कहेंगे। और बस इतना ही नहीं है, इससे भी बहुत कुछ है। बस इसे देखिए। ये स्पेन है। इसे देखिए। उन दोनों को देखिए, वे बस देख रहे हैं। इसे भी देखिए। इसे देखिए, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यीशु, जानू, हम नाचते या धूम्रपान नहीं करते। मैं एक सौदा हूँ। वो दूसरी पीढ़ी का प्रवासी है। पर देखो ये क्या है। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? इन लोगों के साथ घर मत रहो, इल्जाम लग सकता है। मुझसे प्यार मत करवाओ, मेरे पास स्कीमर है। हे भगवान। यहाँ तक कि बच्चे भी। बहुसांस्कृतिकता काम नहीं करती। देखो वो उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है। ये उत्पीड़न डराने धमकाने से लेकर हिंसक हमलों, यौन हमलों, बलात्कार तक जाता है। तो यह सब सालों से, दशकों से बनता आ रहा है। और हम पश्चिमी दुनिया भर के सत्ता प्रतिष्ठानों को चेतावनी देते आ रहे हैं कि यह सब आपके ही गले पड़ने वाला है। कुछ बुरा होने वाला है। आप लोग हद से ज्यादा दबाव बना रहे हैं। आप ही इसका कारण बन रहे हैं। आप अराजकता और क्रांति के बीज बो रहे हैं। कौन जानता है उसका परिणाम क्या होगा। खैर, हमने अभी देखा कि क्या हो सकता है।
हमने बेलफास्ट में उसका एक छोटा सा हिस्सा देखा। और इसे देखिए, अब मीडिया निर्दोष राहगीरों की दुख भरी कहानियां दिखा रहा है। मैंने हमेशा स्वीकारा है कि मैं भी एक निर्दोष राहगीर हो सकता हूं। मेरे परिवार के किसी सदस्य को भी इस अराजकता या सामाजिक अशांति का शिकार होना पड़ सकता है, जिसकी हमने आपको पहले चेतावनी दी है। तो समझदारी की बात यह होती कि आप अपने लोगों की सुनते, कानूनी आप्रवासन की मात्रा सीमित रखते, अपने देशों को अवैध प्रवासियों से मत भरिए, जनता को भ्रमित मत कीजिए, वरना एक समय आएगा जब हम सीमा पर पहुंचेंगे और सब कुछ बेकाबू हो जाएगा। देखिए, वे ऐसा दिखा रहे हैं। मुझे सिर्फ 3 चीजें घर से मिली और एकमात्र चीज जो मुझे घर से नहीं मिली वो थी मेरे बच्चों द्वारा लिखे गए पत्र, क्योंकि मेरे पास अपने बच्चों की बस वही चीज है। वो पत्र जो उन्होंने मुझे 3 साल पहले लिखे थे जब मैं घर छोड़ रही थी, शायद वही एक चीज है जो मुझे नहीं मिली। मुझे सिर्फ अपना पासपोर्ट ही मिला। तो क्या ये अजीब नहीं है कि पूरा राजनीतिक तंत्र, वामपंथी और मीडिया प्रवासियों का सिर्फ यही पक्ष दिखाते हैं, लेकिन वे कभी प्रवासियों का वो दूसरा पक्ष नहीं दिखाते जिससे लोगों को असल में समस्या है। वह निर्दोष है, उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं मानता हूं कि वह अपने बिल खुद चुका रही है और वेलफेयर पर निर्भर नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे खेद है कि यह आपके साथ हुआ। लेकिन अगर कोई देश वेलफेयर पर निर्भर लोगों की आबादी को संभाल नहीं सकता तो उन्हें जाना होगा, खासकर अगर आपके समुदाय का आपराधिक गतिविधियों में अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व है, जिसे बीबीसी को मानना पड़ा। इसे देखिए, यह वीडियो अभी अभी आया है। यह बीबीसी से है। हम राष्ट्रीयता और अपराध के बीच संबंध के बारे में क्या जानते हैं? खैर, न्याय मंत्रालय उन लोगों की आप्रवासन स्थिति पर आंकड़े नहीं जुटाता जिन्हें अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, लेकिन ये डेटा एकत्र करता है। कितना सुविधाजनक है ना? वे आप्रवासन स्थिति पर आंकड़े नहीं जुटाते। ये अपराधियों की स्थिति नहीं, केवल स्व रिपोर्ट की गई राष्ट्रीयता पर डेटा एकत्र करता है। मार्च 2026 में समाप्त वर्ष में शरण मांगने वालों की सबसे आम राष्ट्रीयताएं पाकिस्तानी, इरिट्रियन, ईरानी, अफगान और बांग्लादेशी थी। पाकिस्तान या बांग्लादेश में युद्ध नहीं है तो वे शरण क्यों मांग रहे हैं? माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ता बेन ब्रिंडेल का कहना है कि शरण मांगने वालों में सबसे आम राष्ट्रीयताओं और उच्च अपराध दरों के बीच एक ओवरलैप है। वे कहते हैं कि शरण मांगने वालों में से सिर्फ एक अल्पसंख्यक ही अपराध करे, तब भी जिन देशों से लोग यूके में शरण मांगने आते हैं, वहां से आने वाले लोगों में अपराध करने की संभावना ज्यादा होती है। हाँ, यही बात है, अपराध करने की संभावना ज्यादा है, तो वे हमारी जिंदगियों के साथ जुआ खेल रहे हैं। हम 1 मिलियन अफगानों को लाएंगे, तो क्या हुआ अगर उनमें से 10% अपराध करेंगे? कुछ मामलों में हाँ, ये लगभग 10% तक है। माफ कीजिए अगर जनता इससे तंग आ चुकी है। बस यही है। देखिए, ये लोग खुद को पीड़ित बताकर इसे कैसे दिखा रहे हैं। 5 पिलर्स। ब्रिटेन का सबसे बड़ा इस्लामवादी प्रचार मंच। मुझे नहीं लगता कि कोई और संगठन है जिसने इससे ज्यादा विभाजन पैदा किया हो या इससे ज्यादा शिकायतें फैलाई हो जितना इस प्रचार मंच ने किया है। उन्होंने बेलफास्ट में सिर काटने की कोशिश की घटना को ना तो स्वीकारा ना ही निंदा की। उन्होंने कभी इसकी निंदा नहीं की। मुझे लगता है किसी ने ग्रोग से पूछा, उन्होंने कहा उनमें से किसी का ऐसा ट्वीट नहीं है, फिर भी ये लोग टॉप स्टोरीज चला रहे हैं। अभी उत्तरी आयरलैंड में मुसलमान डरे हुए हैं। वे अपने घरों के लिए डरे हुए हैं, बच्चों के लिए डरे हुए हैं और आगे क्या होगा इसके लिए डरे हुए हैं, वगैरह वगैरह। शायद उन्हें लोगों को उकसाना नहीं चाहिए था, शायद उसे ये नहीं करना चाहिए था। देखो, उन्होंने ये पोस्ट किया है जो असली लगती है। वे कह रहे हैं इमाम का घर बोल्टन में पेट्रोल बम से उड़ाया गया। कल शाम बोल्टन में एक इमाम के घर, जिनकी पहचान मौलाना हसन के रूप में हुई है, पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम समुदाय को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इमाम के भाई ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम विनम्रता से आपसे परिवार की सुरक्षा, संरक्षण और भलाई के लिए, साथ ही हमारे समुदायों में सभी की सुरक्षा और सलामती के लिए दुआओं की गुजारिश करते हैं। अल्लाह हमें अपनी रहमत और हिफाजत में रखे और हर तरह की बुराई से हमारी हिफाजत फरमाए। यही बात है जिसकी वे शिकायत कर रहे हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन
मैं कुछ महीने पहले की एक घटना के बारे में सोच रहा हूँ, जहाँ एक और मस्जिद पर आगजनी की गई थी और बाद में पता चला कि वह आगजनी एक और मुसलमान ने की थी जो अपना हिसाब चुकता कर रहा था। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, हमें नहीं पता। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकती कि यह कोई और मुसलमान नहीं है जो इमाम के साथ झगड़ा करके अपना हिसाब चुकता कर रहा है। हमें इनमें से कुछ भी नहीं पता, तो इसे छोड़ो, भाग जाओ। इसे देखो, ये मेरा पसंदीदा है। मुझे इन्हें ट्रोल करना अच्छा लगता है। इसे देखो, ये क्या कह रहा है। उत्तरी आयरलैंड में नस्लीय हिंसा एक संदिग्ध सूडानी प्रवासी द्वारा श्वेत व्यक्ति की हत्या की कोशिश के जवाब में नहीं हुई। इसे सालों से चरम दक्षिणपंथी संगठनों ने योजनाबद्ध और संगठित किया है, जिनके इंग्लैंड और अन्य जगहों के चरम दक्षिणपंथी तत्वों से संबंध है। संक्षेप में, प्रोटेस्टेंट क्षेत्रों में श्वेत यूनियनिस्ट्स को मुसलमानों और प्रवासियों से नफरत के लिए संगठित रूप से कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। मुसलमान उत्तरी आयरलैंड की आबादी का 1% से भी कम है, लेकिन उन्हें एक खतरे के रूप में पेश किया जा रहा है और उन पर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है। आपने ये बात पहले कहाँ सुनी है? तो मैंने इसका जवाब दिया, अच्छा, तो फिर आपको पहले ही सही व्यवहार करना चाहिए था। इस्लाम को बाहर निकालने का अभियान लगभग इसी समय शुरू हुआ था। यह वीडियो करीब 15 साल पुराना है। इसे जरा सुनिए। यही वजह है कि दुनिया भर में हर किसी को इस्लाम से समस्या है। वो सालों दशकों से ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, स्थानीय लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय संस्कृति को चुनौती दे रहे हैं। और इसे देखिए, ये पुलिस वाले उन्हें बचाते आ रहे हैं। खैर, जल्दी या देर से ये सब आखिरकार उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला था। जल्दी या देर से ये सब होना ही था। इसे देखिए, इंग्लैंड में ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये स्टोक ऑन ट्रेंट, यूके है। ये लोग सालों से ऐसा ही कर रहे हैं। कौन सा देश इसकी इजाजत देता है? और अब ये लोग खुद को पीड़ित बता रहे हैं। अब ये लोग पीड़ित बन गए हैं। इसे देखिए, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। मेहदी हसन की तरफ से कुछ बेहद दयनीय। इसे देखिए, इन पीड़ितों को देखिए। ड्यूसबरी में मछेटी हमले के लिए हथियारबंद दरिंदों के एक गिरोह के 3 लोगों को जेल भेजा गया, जिसमें 23 साल के युवक की टांग लगभग कट गई थी। उन्होंने जानबूझकर उसे कार से टक्कर मारी और फिर रेवंस क्रेसेंट पर दिन दहाड़े उस पर वार किए, जब पास में बच्चे खेल रहे थे। सबीला अय्यूब, उम्र 33 साल, को 14 साल 8 महीने की सजा हुई। फैसल बशीर 26 और फहीम इकबाल को 12-12 साल की सजा मिली। 2 और, बासिल अली और कैसर इकबाल, फरार है। ये सब अच्छे ब्रिटिश लड़के माने जाते हैं, लेकिन ये सालों से ये सब कर रहे हैं। जानते हो क्या? मैं कहूँगा कि ये कीर स्टारमर और ब्रिटिश प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने इन ताकतों को खुला छोड़ दिया है। इन अंधकार में ताकतों को लगातार ब्रिटिश सरकारों की नाकाम नीतियों ने खुला छोड़ दिया है। इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। हमने आपको चेतावनी दी थी। खैर, हम ऐसा नहीं चाहते थे। बेन हबीब ने अच्छा ट्वीट किया। तो बेलफास्ट में सिर काटने की कोशिश के बाद लेबर पार्टी चाहती है कि ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट में बदलाव हो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर संकट के समय कंटेंट और जल्दी हटाने का दबाव डाला जाए। यानी वे नहीं चाहते कि लोग सच्चाई जानें। अगर सच्चाई से अशांति, डर, चिंता या फिक्र हो रही है, तो क्यों ना हम जनता को उनके आसपास हो रही घटनाओं से अंधे रखें। क्या गजब की चाल है। 2 स्तर वाला, क्या बात है। हे भगवान, इसे देखो। ये, मुझे नहीं पता ये कौन है। शायद दर्शन शास्त्र, मानव स्वभाव या जो भी हो, मुझे नहीं पता। वे कहते हैं यूके में अल्पसंख्यकों से नफरत करने वाले जीत नहीं सकते। अगर यहाँ के 1 करोड़ में से आधे लोगों को भी निर्वासित कर दिया जाए, तो भी 50 लाख से ज्यादा लोग रहेंगे जो अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। इस अफरा तफरी को रोके। खैर, मेरा जवाब था, खैर, उम्मीद करते हैं कि जो लोग यहाँ रहेंगे, और मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग जरूर रहें। मुझे लगता है कि किसी भी पश्चिमी देश को अपनी मुख्य जनसंख्या को, और मुख्य जनसंख्या से मेरा मतलब है वो लोग, वो संस्कृति जिसने उस देश को बनाया है, उसे कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में श्वेत ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया में श्वेत ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिका में श्वेत अमेरिकी और कनाडा में श्वेत कनाडाई,
जापान में जापानी लोग, उन्हें अपनी प्रमुख आबादी की हिस्सेदारी 90% से नीचे नहीं जाने देनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समाज के मूल निवासी ही उन मूल्यों के संरक्षक हैं, या वे उस व्यवस्था के संरक्षक हैं जिसने सबसे पहले उस देश का निर्माण किया था। मैं कह रहा हूं, उम्मीद है जो लोग बचेंगे वे सीखेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर निर्वासन आने वाला है दोस्तों, ये जरूर होगा। मैंने पहले ही कहा है, मैं इस पर 100% विश्वास करता हूं, क्योंकि ये टिकाऊ नहीं है। तो जो लोग बचेंगे, जो फिर से और बच्चे पालेंगे और फिर से शुरू करेंगे, खैर उम्मीद करते हैं कि वे अपने पूर्ववर्तियों से बेहतर काम करेंगे, जैसे कि ये लोग। देखो इन्होंने क्या बनाया है दोस्तों, यह इंग्लैंड है। इसी कारण यहाँ के मूल निवासी तंग आ गए हैं। उसे देखो, ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, और अब वे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब, मासूम प्रवासी नहीं, उन प्रवासियों ने गलत व्यवहार किया। देखो मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यह दूसरी पीढ़ी का ब्रिटिश व्यक्ति है जिसे ब्रिटिश माना जाता है, लेकिन वह असल में नहीं है, इसीलिए फर्क करना जरूरी है। इसे देखो, एक बुजुर्ग महिला, एक वृद्ध महिला अपनी बस का इंतजार कर रही है। इंग्लैंड के एक अच्छे धूप भरे दिन में बैठी है। मुझे लगता है ये सर्दी का मौसम है, और देखिए वह अपने काम से काम रख रही है, कुछ भी नहीं कह रही है। इसे देखिए, मैं हैरान हूं कि यहाँ ज्यादा विरोध, प्रदर्शन, दंगे क्यों नहीं बनते। इसे देखो, और तुम आयो, मैं इसे जोश में करता हूँ, रोलर्स में करता हूँ, कानूनी में करता हूँ, चोरी में करता हूँ, 5 फुट 3 और कालेपन के साथ सूजा हुआ दिखता हूँ। ये क्या है? मुझे नहीं पता वो क्या कह रहा है, लेकिन ये क्या है? वो बेचारी अंग्रेज महिला। मेरा दिल हर बार यह देखकर बैठ जाता है। मुझे लगता है लोग उतने गुस्से में नहीं हैं जितना होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब लोग गुस्सा हो रहे हैं। मुझे लगता है हम उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि लोगों को बहकाने का कोई भी खेल अब इसे रोक पाएगा। मैं आपको इन भयानक घटनाओं के वीडियो पर वीडियो दिखाता रह सकता हूं कि कहां कहां ये हो रहा है। जो लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, जिन्हें एक सफल, समृद्ध, आधुनिक पश्चिमी देश में दूसरी बार जीवन जीने का मौका मिला है, उन्हें तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन धन्यवाद देने की बजाय वे शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर अपराध कर रहे हैं, पूजा स्थलों को अपवित्र और चर्चों को जला रहे हैं। जापान में शिंटो मंदिरों में अचानक आग लगने लगी है जब से मुसलमान वहां आना शुरू हुए हैं। हाँ, ये टिकाऊ नहीं था, लेकिन कीर स्टारमर और पूरी वामपंथी राजनीतिक अभिजात्य वर्ग इसका सारा दोष एलन मस्क और टॉमी रॉबिन्सन पर डाल रहे हैं। जैसे लोग इसे सच मान लेंगे